इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 5 विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक्स के बारे में। इसमें हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक फार्मूला के वजह से। यहाँ पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां दी गई हैं जो पिरामिड शैली में भी है और हमारा समाचार शैली में जो एक कथा के अनुसार लिखा जाता है उस शैली में भी है। जैसे में नई दिल्ली स्थानीय मंडी में जो नई दिल्ली का स्थानीय मंडी है और उसी मंडी की वजह से सारा सब्जी पूरा उधर दिल्ली में बेचा जाता है, तो उसमें स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द 2 दिनों में 50 रुपए टूट जाने से गिरकर 32 से 32.5 रुपया ये टन का कीमत है। तो पहले 1.5 लाख रुपए टन मिलता था, लेकिन अब उसका वजन तो वही है लेकिन दाम गिर गया। तब 3280 से लेकर 3290 रुपए टन हो गया, जिसकी वजह से उड़द का दाल कितना रुपए हो गया, 33 से 32 रुपया। और बाजार में मिलता तो 40 रुपए मिलता बस। मुंबई में भी 100 रुपए लुढ़क कर, मुंबई में भी 100 रुपए से लुढ़क कर 3100 रुपए बोली गई और 31 रुपए मुंबई में हो गया 100 रुपया से। और मोठ कुछ होगा तो मोठ भी 100 रुपए गिरकर 26-27 रुपए के निम्न स्तर पर आ गया। मसूर भी ललितपुर एवं सिहोरा लाइन से प्रचुर मात्रा में आने एवं ग्राहक के कमजोर होने से 25 से 50 रुपए टूटकर मोटी 19 से 25 और टोटी 24 रुपया हो गया। इतना ज्यादा दाम गिर गया। मोटी कितना 19 रुपया और टोटी कितना आपको 24-24.5 रुपया, मतलब 25 रुपया के लक्षण में आ गया दाम गिरकर। रुपए रह गई इतना दाम गिर गया। अरहर में भी 25 रुपए की मंदी आ गई, 25 रुपया अरहर में भी कम हो गया, जिससे यहाँ भी मिलों की मांग ठंडी पड़ने लगी और स्टॉकिस्टों की बिकवाली से 45 से 50 रुपए गिरकर 23-24 रुपए भाव रह गया था। इसकी दाल में भी 50, कौन सी दाल में, रहर की दाल की बात हो रही है ना, तो इसकी दाल में भी 50 रुपए की मंदी आ गई है। 50 रुपया भी गिर गया है हर दाल में। इन रोजमर्रा की खबरों के अलावा सोने की बढ़ती कीमत और विश्लेषण करता एक फीचर प्रस्तुत है जो विशेष लेखन का अच्छा उदाहरण है। फीचर। अब आता है नीत नया शिखर नया निखार। अब नए शिखर से नया निखार क्या होता है इसको जानिए। सन 2005 और 2006 में शेयर बाजार की स्थिति गिरती सी नजर आ रही थी। शेयर बाजार की जो गति से झमेले निवेश भले ही इस दुविधा में रहे, चाहे भले ही इस दुविधा में हो कि कौन सा शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदे। मतलब 2005-6 में ये सोचना पड़ता था कि कौन सा शेयर हम लेके हमारे लिए फायदा होगा, लेकिन अब उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा तो उसके बैंक, लॉकरों या बेडरूम की अलमारियों में बंद चमकदार पीली धातु ही दे रही है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस समय सोना चांदी में होता था। आखिर सोने की कीमत 2005 में 18% बढ़ गई। कितना? 18% बढ़ गई। तो इस साल जनवरी से मई तक में ही उसमें 31% का और इजाफा हो गया। कुल मिलाकर पिछले 5.5 साल में कितना? 5.5 साल में इसकी कीमत में 150% इजाफा हुआ। और खास बात तो यह है कि इस धातु की चमक फीकी पड़ती ही नजर नहीं आ रही थी और सोना चांदी का कभी दाम नीचे गिरा ही नहीं है। आभूषणों के मालिकों को, जो भी आभूषण रखते थे, तो मालिकों को यह एहसास हो या ना हो, आभूषण खरीदारों को यह इल्म निश्चित रूप से उनको है कि पिछले दिनों शादियों का सीजन जब जोरों पर था, तो देश भर के आभूषण निर्माता अपने कलेक्शन को नए सिरे से डिजाइन करने में लग गए कि नया कलेक्शन देंगे हम। वे हल्के वजन के गहने बना रहे थे
ताकि खरीदार की जेब पर अधिक भार ना पड़े। इससे कई सारा नतीजा सामने आया। उस नतीजे पर न पहुंच पाए जब बढ़ती कीमतों से खरीदारों की कतारें छोटी हो गई, क्योंकि खरीदने वाले कम हो गए, पैसा किसी के पास बचेगा नहीं तो खरीदेगा कौन। पिछले साल भारत को सोने की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए 750 टन, करीबन 750, उसमें एक और जीरो लगा दो, 7,500 किलो सोना बाहर के देशों से आयात किया गया, मतलब मंगवाया गया। यह मांग 2004 के मुकाबले 100 टन अधिक है। 100 टन मतलब कितना होता है? 100 टन मतलब पहले हम 650 मंगाते थे, अब हम 750 मंगाते हैं, तो 100 टन ज्यादा है, 100 टन। तो विश्व स्वर्ण परिषद को, जो दुनिया में स्वर्ण प्रदान करता है, बेचता है, उसको इसमें इस साल कोई निकटतीय बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह भी है, शुरू से ही सोने में निवेश करते आए भारत के लोग बहुत ज्यादा सोना में निवेश किए हैं। इसके महत्व में पूरी आस्था है, लिहाजा वे इसमें निवेश करते रहेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल के अंत तक सोने की कीमतें 12,000 प्रति 10 ग्राम, मतलब 12,000 प्रति 10 ग्राम को छूने लगेगी। मतलब 10 ग्राम सोने की कीमत 12,000 हो जाएगा। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 रुपया है। तो अन्य संपत्तियों से विपरीत और दूसरा संपत्ति ले लो तो सोने को निवेश और उपभोक्ता दोनों ही खरीदते हैं। जो निवेश करते हैं वो भी, और जो इस्तेमाल करते हैं वो भी, सब खरीदते हैं। और पहली श्रेणी के लोग इसे मुनाफा कमाने के लिए खरीदते हैं, तो दूसरे अपने शौक पूरा करने के लिए खरीदते हैं। तो आज भारत और विदेश में दोनों ही तरह के खरीदार सक्रिय हैं कि हम खरीद सकते हैं। हालांकि सोने की कीमत शेयर बाजार, सरकारी ब्रांड या अंचल संपत्ति की कीमतों से अधिक प्रभावित नहीं होती है। इस बार इस कीमती धातु की कीमत इनसे टक्कर ले रही है। भारत और चीन में औद्योगिक मांग बढ़ने से तांबा, जिंक, इस्पात की कीमतें भी पिछले 2 सालों से बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जिसमें कौन कौन? तांबा, जिंक और इस्पात, मतलब स्टील। पहले स्टील कितना रुपया था? पहले स्टील 10 रुपए किलो था, आज स्टील 150 रुपए किलो मिल रहे हैं। 150 रुपए किलो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 100 रुपए किलो तो है ही। इस तरह पिछले 12 महीनों में 12 महीनों में सोने की कीमतों में 45% उछाल आया है, और इसके बावजूद यह वृद्धि तीसरे नंबर पर है। यह मैं आपको 2004-5 की रिपोर्ट बता रहा हूं, क्योंकि तांबे ने 116% और चांदी ने 78% बढ़ोतरी दर्ज की है। और ईंधन की कीमतें भी मानो आग छू रही है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम था 12 पैसा। कितना? 12 पैसा। आज उसका दाम कितना है? 108 रुपया। तो पैसा से रुपया में चला गया, ये महंगाई इतना बढ़ गया। ईंधन की जो कीमत है, कीमतें भी मानो आने में आग में घी का काम करती है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले हफ्ते तेल की कीमत $75 प्रति बैरल हो गया था, मतलब एक वो डब्बा आएगा तो 75 का मिलेगा, समझ में आया। और यह $100 प्रति बैरल का भयावह आंकड़ा भी छू सकती है। खासकर भारत और चीन में तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई? जैसे कि आनंद राठी सिक्योरिटी ने, जो आनंद राठी सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो आनंद राठी सिक्योरिटी ने वो क्या बोले, उसके अध्यक्ष किशोर नारने कहते हैं, तेल की ऊंची कीमतों से आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है, मतलब मुद्रा घट जाता है, और जिससे मुद्राओं की कीमत घटने लगती है। क्योंकि सामान का दाम बढ़ जाएगा तो हमारे पास पैसा उतना ही ना है जी, हमारा वेतन थोड़े बढ़ा है।
बेशक ऐसा होता है कि पिछले साल डॉलर की कीमत में 3% अवमूल्यन हुआ है, मतलब 3% बढ़ा है। हालांकि अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रास्फीति के प्रभाव पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन चूंकि पिछले कई दशकों से तेल के नए स्रोत की खोज नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत क्या विदेशों में भी कोई नया तेल का गोदाम नहीं खोजा गया है, चाहे कहीं भी ऐसा भूमि से जहां पर तेल निकल जाए खोजा ही नहीं गया है। और तेल की मात्रा बढ़ाना लंबी और व्यवस्था प्रक्रिया है, और तेल की मात्रा को बढ़ा देना बहुत ज्यादा लंबी व्यवस्था हो जाती है, प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तेल की कीमतों में जल्दी गिरावट के आसार नहीं है, और केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति से छेड़छाड़ करके इससे होने वाली मुद्रास्फीति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यानी डॉलर या यूरो जैसे मुद्रा के मूल्य में अभी और अवश्यम भावी है, मतलब उसमें गिरावट तो आएगी ही आएगी। इससे दुनिया भर के समझदार निवेशक, जितने भी समझदार निवेशक हैं, डॉलर प्रभावित निवेश मसलन सरकारी एक बॉन्ड मिलता था पहले, सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूति से पैसा निकालकर कहीं और, मतलब उस सरकारी बॉन्ड से पैसा निकालकर कहीं और, जी हाँ आपका नुकसान सही है, आपका अनुमान भी सही है, सोने में निवेश करेंगे। सब सोना में निवेश करता था सब, और उनका तर्क है कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए इससे बढ़िया ढाल क्या हो सकती है, तो इसलिए मुद्रास्फीति में उसको फंसा डाला। जब सोने की कीमतें कुलांचे भर रही थी, जब सोने की कीमतें बढ़ रही थी, तो नए निवेशक भी इस ओर मुड़ रहे हैं। पिछले साल विश्व स्वर्ण परिषद ने एक निवेश योजना शुरू की थी, जिससे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड नाम दिया गया, जहां पर अपना सोना एक्सचेंज करवाकर आप यहां पर फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जहां प्रत्यक्ष इकाई का मूल्यांकन आउंस सोने का 10वां हिस्सा विश्व स्वर्ण परिषद की भारत शाखा के प्रबंध निवेशक संजीव अग्रवाल करते हैं, और संजीव अग्रवाल ही उसका सब देख रेख करते हैं, क्योंकि उस स्वर्ण परिषद का जो शाखा चलता है उसके हेड ऑफ द डायरेक्टर थे उस समय के। अभी का पता नहीं, अभी का आप सर्च कर लो। जब से यह फंड लंदन और न्यूयॉर्क में उतारा गया है, और ये सारा फंड जाकर न्यूयॉर्क और लंदन में उतारा गया है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड ने 5000 टन सोना उगा लिए। 5000 टन सोना म्यूचुअल फंड वालों ने ले लिए, और उसके अलावा सोने में निवेश करने वाले निवेशक जो गहनों, सोने की छड़ी, सोने का चैन वगैरह जो भी हो जाए, चाहे गिन्नियों में, चाहे उसको गिन कर भी निवेश नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद से लोग सब निवेश करना उसे बंद कर दिए। वे एमसीएक्स और एनसीडीएक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए सोने के डीमेट स्वरूप में भी निवेश कर रहे हैं। और आज म्यूचुअल फंड में होता है, डीमेट अकाउंट में होता है, हर फंड में आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड फ्यूचर भविष्य में सोने की कीमत बढ़ने की शर्त में भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 4% मार्जिन का ही भुगतान करना होगा, इससे न सिर्फ भारी मात्रा में खरीद हो रही है, इस वजह से कीमतें भी बढ़ती जा रही है, बल्कि यह सुरक्षित भी है। और इससे उल्टा बैंक डकैती में सोना गंवाने से भी बचा जा सकता है। बैंक में डकैती के बाद सोना गंवा सकते हैं, इससे बच जाओ। डीमेट अकाउंट सुरक्षा बिल्डिंग में भेज दो, काम खत्म। इस तरह से यह कर की दृष्टि से भी एक बेहद विकल्प है। जैसा कि बताते हैं इस पर अल्प अवधि पूंजी लाभ कर ही लगता है।
मतलब केवल अल्प अवधि पूंजी लाभ, यही पूंजी लाभ में ही कर लगता है बस। जबकि आभूषण या डीमेट गोल्ड पर अतिरिक्त संपत्ति कर लगना है। अब जब डीमेट गोल्ड पर करेंगे तो उसमें अतिरिक्त जितना संपत्ति है उस पर टैक्स लगेगा। आभूषण के संपत्ति पर टैक्स लगेगा, इससे बढ़िया अपने घर में रखो। जाहिर है कि मांग कम ही नहीं हो पा रही है, मांग बढ़ते जा रही है। बाजार का नियम है कि मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो और निष्कर्ष की सहजता की कल्पना की जा सकती है। यानी भारी मूल्यांकन वृद्धि। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका भी अब कम उत्पादन कर रहा है। सन 2005 में इसका सोना उत्पादन गिरकर 300 टन हो गया। कितना? 300 टन हो गया। जबकि उससे पिछले साल यह आंकड़ा 346 टन था। पहले 346 टन उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता था, अब 300 करने लगा, मतलब 46 टन कम कर दिया। और कोटक कमोडिटी सर्विसेज में कमोडिटी विश्लेषण राघवन सुंदरराजन इसकी व्याख्या करते हैं। इस साल कीमतें बढ़ने की वजह एंग्लो गोल्ड अशांति की 2006 की यह घोषणा, ये नाम है, क्या नाम है? एंग्लो गोल्ड अशांति 2006 की घोषणा, मतलब ये कोई घोषणा हुआ था 2006 में, तो उसका नाम है 2006 में सोना का उत्पादन घट जाएगा और साथ में ही स्थिर हो जाएगा। इसलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के अलावा सोने की कीमतों में जल्द ही गिरावट आने वाली नहीं है। और गीतांजलि ग्रुप के प्रबंध निर्देशक मेहुल चौकसी भी मानते हैं कि अर्थशास्त्री अब यह तथ्य मानने को बाध्य होने लगे हैं कि हर तरह की संपत्ति की कीमत साथ साथ बढ़ने लगेगी। तेल का कीमत बढ़ेगा आज के समय में, तो हर चीज का कीमत बढ़ जाएगा, क्योंकि सब चीज तेल से जुड़ा हुआ है। अगर सीधे शब्दों में देखा जाए, अगर सीधे शब्दों में कहे तो वैसे तो शेयर बाजार और सोने की कीमतों में कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता है, लेकिन आज यह एक सच्चाई है, आज की यह सच्चाई है कि दोनों साथ साथ नई ऊंचाई छू रहे हैं। यह सोने के निवेशकों के लिए चिंता का विषय कतई नहीं है। कई खरीदार, मतलब नए जितने भी खरीदार हैं, कई खरीदार तो शर्त लगा रहे हैं कि दोनों का बढ़ना जरूर जारी रहेगा, दोनों बढ़ेगा। यानी सोना चमक के साथ मुनाफे की सुगंध भी बिखेरता रहेगा। सोना हम खरीदेंगे तो हम उसको बाद में बड़े कीमत पर बेच सकते हैं। खेल, अब खेल से जानते हैं कि ये कैसे व्यापार का माध्यम हो सकता है। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है, हर लोग रुचि उसमें रखते हैं। खेल हर आदमी के लिए नई ऊर्जा का संचार है और खेल खेलने की वजह से जो शरीर में ऊर्जा आता है ये कारगर होता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि रही है और हम सब ने अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। हम जो भी हैं हमारे अंदर एक खिलाड़ी जरूर होता है। क्यों? क्योंकि हम खेलना जानते हैं, इसलिए खिलाड़ी हमारे पास होना चाहिए, जरूरी है भैया। खेलना जानते हैं, देख अंदर की खिलाड़ी को तो जगाना पड़ता है ना। आगे है जीवन की भाग दौड़ और दूसरी जिम्मेदारियां, जो आजकल के जीवन का जो भाग दौड़ है और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, उसकी वजह से खिलाड़ी बेशक कहीं दब जा रहे हैं, नहीं उतना उभर पा रहे हैं, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो देश के संस्कृति में रच बस जाते हैं। बहुत सारा खेल है जो देश की संस्कृति में ही घुल मिल जाते हैं और इसलिए इन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उनसे देखें, अब यहाँ पर देखो आप सीधा, तो उस खेल के बारे में पढ़ने वालों और उसे
देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। आज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इन सब को देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोग पागल की जैसा जाते हैं देखने के लिए। और सबसे ज्यादा तो भीड़ लगती है रावण वध में, क्योंकि फ्री में टिकट मिलता है, अंदर जाओ फ्री में। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के एक ही दो पृष्ठ होते हैं और कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। जब तक रेडियो टीवी पर नहीं सुनोगे तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों का विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिषद प्रकाशित हो रहे हैं। हर जगह पर खेल खिलाया जा रहा है। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं कि भैया आप भी खेल खेलो और खेल में आगे नाम कमाओ। पत्र पत्रिकाओं में खेलों के बारे में लिखने वालों के लिए जरूरी है कि वे खेल की तकनीक, उनके नियम और उसकी बारीकियां या उससे जरूरी तमाम बातों की भली भांति परिचित हो। जो खेल खेलना चाहते हैं, चाहे लिखना चाहते हैं, ये उनको जरूरी होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक मामलों की तरह, जिस तरह आर्थिक मामला है उसी तरह आर्थिक मामलों की तरह ही किसी एक खेल लेखन के लिए हर खेल के बारे में उतने ही अधिकार के साथ लिखना या जानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी क्रिकेट का जानकार होता है तो कोई हॉकी की बारीकियां बेहतर समझता है। कोई क्रिकेट के बारे में समझता है तो कोई हॉकी के बारे में बेहतर समझता है। आप भी समझते हो क्या? किसी एक एथलीट्स पर अधिकार होता है, मतलब किसी भी एक गेम पर आप अपना अधिकार करो तो कोई फुटबॉल का जानकार होता है, कोई एक पर अधिकार रखता है तो कोई एक का जानकार होता है। ये गतिविधि देखो, क्रिकेट में स्पिन, एलबीडब्ल्यू और गुल्ली के बारे में, गुगली के बारे में। गुगली क्या होता है मुझे पता नहीं, तो गुगली के बारे में 100 शब्दों में एक आलेख लिखी। क्योंकि मैं क्रिकेट इतना पसंद नहीं करता, मुझे बकवास लगते हैं सारे क्रिकेटर। कैसे सब जगह जीतता है सब, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तो हार जाता है सब। और जो देश के लिए हार जाए उसको हम नामर्द मानते हैं। इसलिए मैं नामर्दों को उतनी पूछता नहीं हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि जो ट्राईजेंडर है, जो किन्नड़ है, वो नामर्द है। वो नामर्द नहीं होते हैं, उनका वो किन्नड़ है। नामर्द वो है जो अपने काम को ढंग से पूरा नहीं कर रहा है। आपको किस समाचार पत्र या पत्रिकाओं में खेलों पर प्रकाशित होने वाले खबरें, रिपोर्ट और विश्लेषण सबसे अधिक रुचिकर और आकर्षक लगते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप जिस भी खेल में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, मतलब विशेष ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आपको इस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड या कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए कि भैया आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड को तो अब इंटरनेट पर भी ढूंढा जा सकता है, पहले नहीं था। लेकिन खेल के नियम या उनकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जांचने, समझने, जानने वालों के बारे में अच्छा लिखा या बोला जा सकता है। तो जो भी लोग क्रिकेट या फुटबॉल का कमेंट्री करते हैं, क्रिकेटर के अच्छे बुरे सारे कामों को जानते हैं और इसीलिए कमेंट्री कर पाते हैं कि ये वाओ, दिस इज द नाइस बल्लेबाजी, मारते छक्का चलेगा, छक्का चलेगा, छक्का चलेगा। ऐसे जो कमेंट्री करता है, ऐसे मैंने कभी कभी सुन लेता हूँ, हमेशा नहीं सुन पाता हूँ। वाह शानदार बल्लेबाजी, क्या खामोश बल्लेबाजी हो रही है, ऐसे सुनने को आता है ना जब कमेंट्री होती है तो। लेकिन एक खेल पत्रकार को, जो भी खेल है, तो उस खेल के पत्रकार, मतलब उस खेल का कवरेज जो करता है, तो खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। वह जब किसी मैच का
किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीकी का और इससे जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करता है तो यह विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। जैसा खेल वैसा विश्लेषण। खेलों में रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए कि भैया उस जो लिखे हो उसमें सब चीज दिखे, उस खेल भाषा की शैली दिखे, ऊर्जा दिखे, जोश दिखे, रोमांच दिखे, उत्साह दिखे कि इतना ज्यादा उत्साह से मैच को खेला गया था। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होता है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनाक्रम शैली में चली जाती है। पहले का पैराग्राफ उल्टा पिरामिड और दूसरे से एकदम कथात्मक हो जाए, कथात्मक श्रेणी में चला जाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो क्रिकेट की एक सामान्य खबर का उदाहरण देखिए। मैं आपको क्रिकेट की एक सामान्य खबर का उदाहरण तो देखिए नीचे यहाँ पे, कोलंबो 15 अगस्त एपी, बाएं हाथ के सिमर चामिडा वास ने आज घातक गेंदबाजी करते हुए, मतलब घातक बॉल फेंकते हुए 6 विकेट लिए और श्रीलंका ने उनके लिए प्रदर्शन की बदौलत, श्रीलंका उनके सामने थे, उसके बदौलत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 103 रन से रौंद डाला। दक्षिण अफ्रीका को 313 रन से रौंद डाला। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-0 से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका की यह पहली सीरीज जीत है। जीतने के लिए 493 का विशाल लक्ष्य है सामने और खेल रही दक्षिण अफ्रीका टीम मैच में अंतिम दिन हुआ तो सिर्फ 179 रनों पर ढेर हो गई अफ्रीका की टीम, क्योंकि 493 रन मारना संभव नहीं होता है। इस मुखरे के बाद खबर का विस्तार एक कथात्मक रूप ले लेता है। अब कथात्मक रूप से ले लेना है इसको, जिसमें उल्टा पिरामिड शैली के बजाय कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अब यहाँ से कथात्मक शैली में इसको लिखा जाएगा, लेकिन इसको आप खुद से अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने और समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस सब का कुछ जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। आगे पढ़ेंगे क्रिकेट के इस सामान्य समाचार में। उसके बाद क्रिकेट पर ही एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है और क्रिकेट पर एक विशेष रिपोर्ट है जिसको घर में प्रयोग करना बहुत भारी पड़ा, जिसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं। इंडिया का ही बात आ जाता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, अनिल वगैरह सब इसमें मिले जुले हैं। आगे ये केवल क्रिकेट का रिपोर्ट ही है, केवल आपको पढ़ने के लिए है। विशेष लेखन के लिए इस अध्याय में हमने कुछ प्रचलित क्षेत्रों की बात की है। हालांकि विषय बहुत से हैं और उनके आयाम कई हैं, बहुत ज्यादा हैं, और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उनके पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। मूल्य बात यह है कि जब भी हम किसी खास विषय को उठाते हैं तो उसके बारे में लिखते या बात करते हैं, ये लाजमी है, सब जानते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है, हमारी बात उसे समझ में आ रही है या नहीं, हम अपनी बातों को अभिव्यक्ति ठीक से, मतलब उस बात को स्पष्टता से नहीं पा रहे हैं, नहीं बता भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहे हैं, मतलब बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। हमारे तथ्य और तर्क में तालमेल है या नहीं है, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसी भी खेल को विशिष्टता प्रदान करती है। सूचना के स्रोत, मंत्रालय के सूत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस, विशेषज्ञता साक्षात्कार, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट, उस क्षेत्र के सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, अस्थायी अध्ययन प्रक्रिया, इसके वजह से ही सब कमेंट्री से लेकर हर चीज तक संभव हो पाता है। यहाँ पर आता है अपना पाठ से संवाद। तो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही
भारत की 5 संस्थाओं के नाम लिखिए। कितना? 5 संस्थाओं का नाम लिखना है जो भारत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 2 नंबर, पर्यावरण पर छपने वाले इन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। किसी भी 3 पत्रिका का नाम लिख डालिए। व्यावसायिक शिक्षा के 10 विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम लिखिए और उनका ब्यौरा एकत्रित कीजिए कि व्यावसायिक शिक्षा क्या क्या होता है। ऊपर भी बताया गया है उसके बारे में। निम्न में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखना है, मतलब लेख लिखना है बड़ा सा, अपने शब्दों में। इसके आगे अपना ये पाठ खत्म होता है। फिर अगले पाठ में पढ़ेंगे कैसे बनती है कविता। हमने ऊपर पत्रकारिता के बारे में पढ़ लिए हैं, अब जानेंगे कविता कैसे बनती है। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।